स्टूडेंट, टैगोर जेट क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण बिंदु में बात करते हैं पानक। पानक में सबसे पहले स्पेस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखिए। फल रस को निश्चित मात्रा में चीनी व रसायन के साथ मिलाकर तैयार किए गए पदार्थ को पानक या स्पेस कहा जाता है। और बात करें पानक, तो संतरा का पानक भारत में सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न से सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ है, जैसे संतरा में पानक आ जाएगा, कोर्डियल, मार्मलेड, या जैसे और भी पानक में पेय पदार्थ में आपके आ सकता है जूस, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित पदार्थ है संतरा का पानक। और संतरा सबसे उत्तम फल माना जाता है पानक निर्माण के लिए। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि संतरा या पानक के लिए सर्वोत्तम फल माना जाता है या कहलाता है। पानक के लिए सर्वोत्तम फल है संतरा। और पानक में फल रस की मात्रा की बात करें तो 25% होती है और TSS होता है पानक का 40%। उसके बाद बात करते हैं पानक में जो खटास या अम्लता पाई जाती है वो 1 से 2% पाई जाती है। ये इसके संगठन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं पानक में चीनी की मात्रा, वो 33 से 55% तक प्रयोग करते हैं। अगर अधिक खटास है तो उसमें चीनी की मात्रा 55% प्रयोग करेंगे, और अगर कम खटास फल में तो 33% चीनी की चाशनी तैयार करके मिलाई जाती है। पानक के लिए साधारणतः चाशनी जो होती है वो 70 डिग्री ब्रिक्स की बनाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग अलग है। देखिए पानक में चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत प्रयोग करते हैं, तो 33 से 55% आएगी। और अगर आ जाएगी पानक के लिए साधारणतः चाशनी कितनी प्रतिशत या कितने ब्रिक्स की बनाते हैं, तो आएगा 70 ब्रिक्स। इसका आंसर सही आंसर आएगा 70 ब्रिक्स सांद्रता वाली। और बात करें अगर 1 लीटर या 1 किलोग्राम नींबू के रस में जो पानक होता है या पानक बनाते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल कितना मिलाते हैं, तो उसमें आएगा आंसर सही आंसर आएगा 0%, क्योंकि नींबू में ऑलरेडी पहले ही साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए उसमें अलग से साइट्रिक अम्ल मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश विद्यार्थी इसको 0% को गलत न करके और उसमें मात्रा 10, 5 या 20% देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा 0% मिलाई जाएगी। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। जबकि 1 लीटर संतरा के पानक में अगर इसकी मात्रा पूछी जाए साइट्रिक अम्ल, तो उसमें 20 ग्राम आपको साइट्रिक एसिड ऐड करना आवश्यक है, क्योंकि साइट्रिक एसिड पाया जाता है ओनली नींबू में। उसके बाद करते हैं 1 किलोग्राम संतरा के पानक में कितना या कितनी मात्रा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की प्रयोग करते हो, आएगा आंसर 20 ग्राम। क्योंकि ये परिरक्षित रसायन है, तो ये परिरक्षित रसायन की कितनी मात्रा 1 लीटर में आपको प्रयोग करनी है, ये आपको इसमें सही आंसर आएगा 20 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कौन सी गैस होती है जो पानक में परिरक्षण कार्य करती है, तो इसका भी सही आंसर है SO2 गैस पाई जाती है। इसको टूटने पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो पेय पदार्थ यानी पानक में परिरक्षण का कार्य करती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद पेय पदार्थों में जैसे पानक है, कॉर्डियल है, मार्मलेड है, इनमें कौन सी ऐसी गैस है जो परिरक्षण कार्य करती है, उसमें CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। इन पेय पदार्थों को CO2 गैस द्वारा भी परिरक्षित किया जाता है। ये रासायनिक रूप में है सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला रासायनिक है SO2 गैस, ये भी रासायनिक रूप में। उसके बाद बात करते हैं पेय पदार्थों को विकिरण, रासायनिक विकिरण कह सकते हैं यार, विकिरण द्वारा परिरक्षित किया जाता है। उसमें से ऑप्शन अल्फा, बीटा, गामा ऐसे विकिरण आती है। तो गामा विकिरण है वो पेय पदार्थों में परिरक्षण का कार्य करती है, यानी इनको खराब होने से बचाती है। इसके बाद बात करते हैं पानक का pH मान। तो ये हर खाद्य उत्पाद में pH मान माना पूछा जाता है, तो इसका पानक का pH मान 4.5 माना जाता है या 4.5 होता है। इसी के बाद बात करते हैं पेय पदार्थों में मार्मलेड। ये भी एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जो फल रस व गुद्दा चीनी व रसायनों के साथ मिलाकर तैयार किया गया पेय पदार्थ है। और इसको नींबू वर्गीय फलों से किससे बना सकते हैं, नींबू से, मौसम्बी से, संतरा से, कागजी नींबू से, रंगपुर लाइम से, सभी नींबू वर्गीय फलों से तैयार पेय पदार्थ है जिसकी विश्व में सर्वाधिक मांग होती है। काफ़ी मांग है, काफ़ी इसकी डिमांड होती है। और मार्मलेड में 8% अम्लता पाई जाती है। खटास की बात करें, सर्वाधिक खटास वाला पेय पदार्थ है मार्मलेड, तो इसमें 8% अम्लता पाई जाती है। मार्मलेड में 70 से 75 डिग्री ब्रिक्स चाशनी, चीनी की चाशनी प्रयोग करती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मार्मलेड में कितनी डिग्री ब्रिक्स की चाशनी मिलाते हैं, तो आएगा आंसर इसका 70 से 75 डिग्री ब्रिक्स। अब देखिए इसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रसायन से परिरक्षित किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये है कि एक तो होता है रंगहीन उत्पाद, एक होता है रंगीन। इसमें आपको थोड़ा समझने की बात यह है कि रंगहीन उत्पाद जिस
पेय पदार्थ मान लो या आप किसी भी फल या सब्जी का उत्पाद है, खाद्य उत्पाद, अगर वो रंगहीन है, उसमें रंग नहीं है, तो वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रसायन से परिरक्षित किया जाएगा। और अगर किसी का पेय पदार्थ या जैसे मान लो खाद्य उत्पाद रंगीन है, उसमें रंग आ रहा है, जैसे आपके टमाटर सॉस है, केचप है, जामुन है, फालसा है, इनसे तैयार पदार्थ में अगर रंग आ रहा है तो वो सोडियम बेंजोइड रसायन से परिरक्षित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु क्वेश्चन है। अधिकांश तो यहाँ कंफ्यूज होता है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड किस पे मिलाना है परिरक्षण के लिए और सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किस को परिरक्षित करने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ देखिए आप एक नोट डाला हुआ है, टमाटर सॉस या कह सकते हैं जामुन और फालसा, ये 3 फल हैं जो रंगीन है। इनको आप गर्म करके पकाने पे भी या इनको मिक्सी में डाल के इनका रस निकालने पे भी इनका रंग इनके साथ रहता है, तो उनको परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोइड रसायन का ही परिरक्षित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोर्डियल। कोर्डियल ऐसा पेय पदार्थ है जो नींबू वर्गीय प्रजाति फलों से तैयार किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा था नींबू प्रजाति फलों से तैयार पेय पदार्थ है, तो कोर्डियल भी आ सकता है, उसमें आपके आ सकता है संतरा आ सकता है या फिर आ सकता है आपके मार्मलेड। इसमें फलों के रस का उपयोग होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होना चाहिए कि कोर्डियल में ओनली फल का रस यूज होता है, बाकी मार्मलेड में रस प्लस गुद्दा दोनों यूज होता था। कोर्डियल में फल रस की मात्रा मानी जाए तो 25% पाई जाती है। और अम्लता की बात करें तो उसमें 1.5% अम्लता होती है और पीएच मान इसका होता है 2 से अधिक। कोर्डियल का पीएच मान होता है 2 से अधिक और टीएसएस होता है कोर्डियल का 30%। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या तो पानक या कोर्डियल का आपका या टमाटर सॉस या केचप का टीएसएस पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसका 30% होता है पीएच। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मुरब्बा या प्रिजर्व या मुरब्बा उन फलों या उन पेय पदार्थ या कह सकते हैं फलों का साबुत या टुकड़ों में काटकर चीनी की चाशनी में रखने की प्रक्रिया को मुरब्बा कहते हैं। ये तो साबुत या फलों को टुकड़ों में काटकर चाशनी में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मुरब्बा। अब मुरब्बा के लिए भी सबसे उपयुक्त फल देखिए आंवला सबसे बेस्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुरब्बा के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है तो आएगा उसका राइट आंसर आंवला। वैसे गाजर का भी मुरब्बा तैयार होता है, बेर का भी होता है, खजूर इसके लिए भी उपयुक्त फल है। अधिकांश फल होते हैं लेकिन सर्वोत्तम फल है वो मुरब्बा के लिए आंवला माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं मुरब्बा की परिभाषा। जैसे फलों को चीनी की चाशनी के में सुरक्षित रखना, इसको सामान्य मुरब्बा की संज्ञा दी गई है, कह सकते हैं ये सामान्य मुरब्बा कहलाता है। दूसरा प्रकार का है फलों को चीनी के रस में तैयार कर सुखाने की क्रिया है वो सूखा मुरब्बा कहलाएगा, ये दूसरा प्रकार का मुरब्बा है। तीसरी बात करें सूखे मुरब्बे को दानेदार चीनी में लपेट कर रखना, ये रवेदार मुरब्बा कहलाएगा क्योंकि इनमें रवा बनता है, इससे रवे जैसे दानेदार हो जाता है, इसको रवेदार मुरब्बा कहते हैं। अब बात करते हैं मुरब्बा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है ब्लांचिंग क्रिया, जिसको आप कह सकते हैं स्वेतन या विवरण क्रिया। ये सब्जियों से संबंधित क्रिया होती है लेकिन मुरब्बा निर्माण के लिए या मुरब्बा निर्माण के समय आंवला में की जाती है। और आंवले में करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए ब्लांचिंग क्रिया यानी स्वेतन क्रिया में फलों को खगोलते यानी कि उबलते पानी में 10 से 15 मिनट तक रखने से उसमें अशुद्धियाँ चिपकी हुई गंदगी या अशुद्धि दूर होती है और फल का बाहरी भाग मुलायम हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं आंवला फलों को फोर्किंग मशीन से। एक मशीन ऐसी आती है जिसमें छिद्र करते हैं, छिद्र करने से बाहर का जो छिद्र करने से उसमें कसलापन है वो पानी में धीरे धीरे बाहर आने लगता है और आंवले में कसलापन दूर हो जाता है। तो ये भी कई एक बार पूछ लिया जाता है कि फोर्किंग मशीन किससे संबंधित? आंवला से। आंवला में छिद्र निर्माण के लिए कौन सी मशीन प्रयोग करते हैं? फोर्किंग। उसके बाद कहते हैं आंवला फलों का कसलापन दूर करने हेतु एक तो नमक, दूसरा फिटकरी और तीसरा चूने का घोल, ये 2% किसी एक का आपको प्रयोग करना है और 2% का घोल बनाकर जैसे चूने में करना 2% चूने का घोल बनाना है और आंवले फलों को उस पानी में 2 दिन तक रखना है। इससे क्या होता है उसमें कसलापन बाहर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मुरब्बा निर्माण में कितने डिग्री ब्रिक्स चाशनी तैयार करते हैं? वो 70 डिग्री ब्रिक्स की सांद्रता वाली चाशनी मुरब्बा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद मुरब्बा का टीएसएस कितना होता है? 68%। जैसे आपको जेम में पता था कि जेम का टीएसएस कितना होता है? 68। यहाँ मुरब्बा का भी टीएसएस यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा 68% होती है। उसके बाद बात करते हैं टमाटर सॉस। टमाटर सॉस ऐसा खाद्य उत्पाद होता है जिसमें फलों के रस, गुद्दा को चीनी, नमक, मसालों और रसायनों के साथ पकाकर गाढ़ा किया गया पदार्थ क्या कहलाएगा? टमाटर सॉस। कई विद्यार्थी टमाटर सॉस और चटनी और केचप, ये 3 ऐसे पदार्थ होते हैं। एक पेय पदार्थ में इसमें और आता है टमाटर सूप भी आता है। सबका अलग अलग उत्पाद होता है और तीनों में टमाटर सॉस में अलग है
केचप अलग होता है और सूप अलग होता है। तो इसमें इसका TSS 15 से 16% होता है। TSS की बात करें तो टमाटर सॉस का कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सॉस को सिरका द्वारा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है टमाटर सॉस को अस्थायी रूप से किससे प्रेस किया जाता है, राइट आंसर आएगा सिरका। और उसकी मात्रा पूछी जाए 0.5 से 1.5% सिरका अस्थायी परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। और स्थायी परीक्षण के लिए अगर सिरका की मात्रा आपको याद है तो वो 2 से 3% आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना प्रतिशत सिरका टमाटर सॉस को स्थायी परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, 2 से 3%। उसके बाद बात करें सिरका में 6.5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है, 6.5%। उसके बाद बात करते हैं 1 किलोग्राम सॉस में चीनी की मात्रा कितनी मिलानी है, तो इसका सही आंसर आएगा 75 ग्राम। और अगर सिरका की मात्रा पूछा जाए तो 25 ml 1 किलोग्राम टमाटर सॉस में सिरका परिरक्षण के लिए मिलाते हैं। या फिर एसिटिक अम्ल की मात्रा पूछे तो उसमें 5 ml उसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 1 किलोग्राम टमाटर सॉस में सोडियम बेंजोएट कितना मिलाते हैं, तो यह सही आंसर है इसका 0.25 ग्राम। ये सोडियम बेंजोएट की मात्रा 1 किलोग्राम टमाटर सॉस में उसको स्थायी रूप से परिरक्षण कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं टमाटर सॉस का जो रंग होता है काला, वो किसके कारण होता है, वो टेनिन रसायन के कारण होता है। क्योंकि इसमें जो लौंग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं वो सीड्स रहित होनी चाहिए, क्राउन रहित, और वो क्राउन रहित होगी टमाटर सॉस का रंग काला नहीं होगा। अदरवाइज सीड्स युक्त लौंग प्रयोग करने से उसमें टेनिन रसायन पाया जाता है लौंग में, तो वो उस टमाटर सॉस का रंग काला करता है। इसके बाद बात करते हैं टमाटर केचप। तो केचप का TSS होता है 25 से 28%। और केचप का जो भूरा रंग है वो फर्फ्यूरोल नामक अवयव या रासायनिक कारण उत्पन्न होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ टमाटर सॉस और केचप में क्या अंतर है, तो टमाटर सॉस में क्या था, फल का रस और गुद्दा था। बाकी टमाटर केचप में क्या होता है, रस और गुद्दे के साथ साथ बीज का कुछ अंश भी पाया जाता है। इसलिए केचप सॉस की तुलना में गाढ़ा होता है और सॉस पतला होता है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि केचप गाढ़ा होता है या सॉस गाढ़ा होता है। तो आपको पता होना चाहिए केचप गाढ़ा होता है, उसका रीजन है रस और गुद्दे के साथ बीज का कुछ अंश पाया जाता है, इसलिए केचप गाढ़ा होता है सॉस की तुलना में। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्वेशन में सबसे पहले बात करते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। प्रिजर्वेशन में परिरक्षण में देखिए खाद्य पदार्थों के उत्पादों को बिना संसाधित या असंसाधित रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को प्रिजर्वेशन कहते हैं या परिरक्षण कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें संसाधित असंसाधित रूप क्या होता है। कई बार फल और सब्जियों के टुकड़ों को आप काट के और कई बार बिना काटे परिरक्षित करते हैं। तो संसाधित का मतलब है उनको छीलना काटना इस तरह, और असंसाधित का मतलब है फल और सब्जियों के बिना काटे यानी बिना टुकड़े किए उनको परिरक्षित करने की विधि होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है, उनको गुणों या उनके गुणों में बिना परिवर्तन किए ही सुरक्षित रखा जाता है। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आप परिरक्षण, उसमें रासायनिक परिरक्षण भी होता है और एक खाद्य परिरक्षण भी होता है। रासायनिक में रसायन जैसे आप सभी को पता है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और CO2 जो गैसेस है, रेडिएशन जैसे विकिरण है, गामा किरणें, वो भी परिरक्षण कार्य करती है। और खाद्य पदार्थों के रूप में परिरक्षण के बारे में बताया जाए तो आपको पता होना चाहिए खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो कम मात्रा में प्रयोग करने से उनके गुणों को बिना परिवर्तन किए लंबे समय तक न करके कम समय के लिए ही परिरक्षित करते हैं। जैसे चीनी है, शक्कर जिसको आप बोलते हैं, नमक है, तेल है, मसाले, ये खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं जो अस्थायी रूप से परिरक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिरक्षण में खाद्य पदार्थों में जेम का अन्य नाम है हिंदी में फलपाक। और फलपाक की परिभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। फलों के गुद्दे को निश्चित मात्रा में चीनी व अम्ल के साथ पकाकर गाढ़ा किया गया पदार्थ जेम या फलपाक कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि जेम क्या होता है, जेली क्या होता है। तो जेम में इसका जो प्रमुख भाग है वो गुद्दा या जिसको अपन कहते हैं पल्प या गिरी, वो उसका भाग होता है। उसी के माध्यम से ये जेम अच्छा या उत्तम क्वालिटी का बनता है। तो बात करते हैं उपयुक्त फलों में। जैसे मान लो आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख फल कौन कौन से होते हैं। तो जेम के लिए प्रमुख फल होता है सेब, आम, पपीता, केला, पाइनएप्पल, गाजर, आंवला, चिक्कू। ये ऐसे वो फल हैं जिनमें पल्प या गुद्दा या गिरी पाई जाती है और वो ही भाग पल्प या जेम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है।
और पल्प इसका प्रमुख अवयव या घटक भी कहलाता है। बिना गुद्दा या गिरी के जैम आपका उत्तम क्वालिटी का नहीं बनता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैम के लिए कौन सा फल का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो फल है, सबसे कह सकते हैं उत्तम जो जैम बनता है वो सेम का बनाया जाता है, जो काफ़ी लोकप्रिय होता है। उसके बाद आम का भी बना सकते हैं, पपीता केला का भी बनता है, पाइनएप्पल का भी उत्तम क्वालिटी का बनता है, गाजर अपने सब्जियों में होती है जिसका पल्प उसमें भी गिरी पाई जाती है, आंवला से भी जैम बनता है, और चिक्कू, ये ऐसे फल होते हैं जिनमें पल्प पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जैम में कितनी प्रतिशत अम्लता पाई जाती है। जैम में 0.5 से 0.6% अम्लता यानी खटास इतने सी इसमें पाई जाती है। ये तैयार होने के बाद इसमें मिलाई जाती है, जिसे आप सैक्टिक एसिड के रूप में मिला सकते हैं या नींबू का सत जो आप कह सकते हैं। उसके बाद जैम का TSS कितना होता है, यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा जैम में होती है 68%, ये इसका TSS कहलाता है। और जैम अंतिम बिंदु तापमान के बारे में बात करें तो 105 डिग्री सेल्सियस, तो अगर सेल्सियस में पूछा जाए सेंटीग्रेड में तो उसका तापमान 105 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा 218 से 219 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान अंकित किया जाता है। तैयार जैम का तापमान कहलाता है, कह सकते हैं ये अंतिम बिंदु होता है तैयार जैम का तापमान, जो आपको जेली थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। उसके बाद बात करते हैं जैम टोस होता है कि अर्ध टोस होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है। तो कई विद्यार्थी यहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं कि जैम टोस और अपारदर्शक होता है या जैम अर्ध टोस अपारदर्शक माना जाता है। तो आपको पता नहीं, जेली होती है टोस और पारदर्शक, जबकि जैम होता है अर्ध टोस एवं अपारदर्शक। उसके बाद बात करते हैं जैम 1 किलोग्राम जैम में 1.5 ग्राम साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और 1.5 ग्राम जो साइट्रिक अम्ल प्रयोग करते हैं जैम में, वो ही जैम उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। ये फलों की प्रकृति के अनुसार मिलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं फल पाक में फलों को छीलकर प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह आपको पता होना चाहिए कि फल पाक में या जैम बनाते समय फलों को छीलते हैं, नहीं छीलते हैं, या साबुत रखते हैं, काटते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना फलों को छील के ही काटा जाता है। उसके बाद बात करते हैं 1 किलोग्राम फल पाक में चीनी की मात्रा। अब ये चीनी की मात्रा जैसे आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया आंवले का भी जैम बनता है। तो आंवला एक अम्लीय प्रकृति का फल है, खट्टा फल है, और खट्टे फलों में उनकी प्रकृति के अनुसार चीनी की मात्रा जो औसत होती है उससे थोड़ा अधिक मिलाया जाता है। तो जैसे मान लो सामान्य रूप से 1 किलोग्राम जैम में चीनी की मात्रा मिलाएंगे 750 ग्राम, और आपको पता होना फल के प्रकृति के अनुसार ही ये मात्रा इसमें मिलाते हैं। अब यहाँ अगर आप जैम सेब का बना रहे हैं, केले का बना रहे हैं, पपीता का मिला रहे हैं, तो आपको चीनी की मात्रा डालनी पड़ेगी 750 ग्राम। अगर गाजर का भी बना रहे हैं तो 750 ग्राम मिठास इसमें चीनी की मिलाई जाती है। और बाकी अगर आंवला अगर आपको प्रयोग करना है जैम के लिए तो उसमें आपको 1.25 kg यानी कि 1.25 किलोग्राम चीनी की मात्रा ऐड करनी पड़ेगी, तभी उसका जैम का स्वाद उत्तम बनेगा, अन्यथा जैम खट्टा भी लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं जैम का पीएच मान। तो पीएच मान जैम का होता है 3.1, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैम का पीएच मान, ये उस अम्लता के आधार पर ही इसका पीएच मान अंकित होता है। और उसके बाद बात करते हैं एक नोट में आपको डाला हुआ है फल उत्पाद आदेश यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, इसके अनुसार जैम में फल भाग की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 45% होनी चाहिए। FPO के अनुसार जैम बनाते समय उसमें फल भाग का मिश्रण कितना होना चाहिए, 45%। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसी के आगे बिंदु में जेली को अवले कहा जाता है हिंदी में, और जेली की परिभाषा के रूप में कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फलों के पैक्टिन युक्त रस को निश्चित मात्रा में चीनी व अम्ल के साथ पकाकर गाढ़ा किया गया पदार्थ जेली कहलाता है। देखिए आपने पहले जैम में पढ़ा था फलों के पल्प या गुद्दा को, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की बात है कि पैक्टिन में पैक्टिन युक्त रस होता है फलों में जेली निर्माण के लिए, और जैम में होता है पल्प या गुद्दा। उसके बाद बात करते हैं उपयुक्त फलों की। तो जेली के लिए सबसे महत्वपूर्ण फल है अमरूद ही सर्वोत्तम फल क्यों कहलाता है, क्योंकि जेली निर्माण के लिए पैक्टिन जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा उत्तम प्रकार की पैक्टिन मिलती है वो अमरूद के फलों से प्राप्त होती है, इसलिए ही ये सर्वोत्तम फल कहलाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जेली निर्माण के लिए सर्वोत्तम फल है अमरूद, अंगूर, बेर, इसमें से ऑप्शन में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर्वोत्तम क्यों होता है, क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। उसके बाद अंगूर फल है उसमें से भी पैक्टिन निकलती है, बेर से भी प्राप्त होती है अनार, संतरा, मौसम्बी, जामुन, पालसा, आलू बुखारा और कैरोंदा, ये इत्यादि फल है जिनसे आप जेली बना सकते हैं। अब बात करते हैं जेली का प्रमुख अवयव या घटक पैक्टिन कहलाता है।
अभी आपने पहले बात हुई थी जैम में प्रमुख अवयव या घटक होता है उसका गुद्दा या पल्प, तो इसका प्रमुख घटक या अवयव होता है पैक्टिन, और पैक्टिन के आधार पे ही जेली निर्माण किया जाता है या जेली बनाई जाती है, उत्तम क्वालिटी की जेली बनती है। इसके बाद बात करते हैं जेली का TSS। तो जेली का TSS 65% होता है, ये भी आपको याद रखने की बात है। अम्लता की बात करें तो इसमें 0.80 से 0.90% यानी लगभग 1% अम्लता पाई जाती है। और जेली में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, जेली में पैक्टिन की मात्रा होती है, तो ये भी 1% होती है जेली में भी पैक्टिन की मात्रा। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जेली में पैक्टिन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। और जेली में जल या नमी की मात्रा की बात करें तो 33 से 38% नमी या जल या पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने जल लिखा तो कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जेली में नमी की मात्रा पाई जाती है, तो वो 33 से 38% उसका राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अवले में शक्कर यानी चीनी की मात्रा कितने % होती है? 65 यानी 60 से 65% की चीनी की मात्रा इसमें मिलाई जाती है, पाई जाती है। बात करते हैं जेली का अंतिम बिंदु तापमान, वो 105.5 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में 221 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो कई बार जैसे मैंने यहाँ 105.5 डिग्री सेल्सियस लिखा तो यहाँ कई बार 104.4 डिग्री सेल्सियस भी अंकित होता है ऑप्शन में, तो वो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जेली में पैक्टिन रस की जांच 2 विधियों द्वारा की जाती है। पहला है एल्कोहल टेस्ट या एल्कोहल परीक्षण और दूसरा है जेल मीटर उपकरण द्वारा। ये 2 विधियां हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए जेली में पैक्टिन जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है, तो एल्कोहल टेस्ट या एल्कोहल परीक्षण पूछा जाएगा। या फिर क्वेश्चन आता है जेली में पैक्टिन रस की जांच किस उपकरण से करते हैं, तो उपकरण यहाँ लिखा हुआ आपके सामने जेल मीटर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि जेली में पैक्टिन रस की मात्रा किस परीक्षण से ज्ञात करते हैं, तो आएगा एल्कोहल टेस्ट, और अगर उपकरण पूछे तो इसमें जेल मीटर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं जेल मीटर में उपकरण में पैक्टिन रस की जांच हेतु कितनी मिनट तक रस को गिराते हैं। ये भी आपके सामने एक पिक्चर बनाई हुई है, जेल मीटर का एक नामांकित चित्र है। तो इसमें जेल मीटर में रस को भरकर उस रस को 1 मिनट तक गिरने देते हैं। उसके बाद जहां रस गिरता है या 1 मिनट होते हैं बंद करते हैं उस छोटी अंगुली से, और रस को गिरने से बंद किया जाता है। और उसमें 1 मिनट कहाँ आके रुकता है रस, वो उसका पाठ्यांक या रीडिंग मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं एल्कोहल टेस्ट में पैक्टिन रस की जांच हेतु कितनी मात्रा एल्कोहल या स्पिरिट की मिलाते हैं, तो ये 2 से 3 ml स्पिरिट या एल्कोहल मिलाते हैं। तो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एल्कोहल टेस्ट में पैक्टिन रस की जांच हेतु कितनी ml स्पिरिट प्रयोग करते हैं, एल्कोहल प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जेली थर्मामीटर। ये एक ऐसा उपकरण है जो जेली का तापमान ज्ञात करता है, यानी कि जेली का कितना तापमान है वो जेली थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। जेल मीटर उपकरण है वो उसमें पैक्टिन रस की मात्रा को ज्ञात करता है। इसके बाद बात करते हैं तैयार जेली की जो पहचान आप कैसे करोगे कि जेली बन के तैयार हो गई। उसके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट है सी टेस्ट, जिसको आप चादर परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि चादर परीक्षण किससे संबंधित या सी टेस्ट किससे संबंधित, तो वो जेली से आएगा, उसका राइट आंसर होगा जेली। उसके बाद करते हैं उत्तम जेली में जो खटास की मात्रा कितनी % होनी चाहिए, 1.5%। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तम जेली में खटास की मात्रा होती है 1.5%। इससे ज़्यादा होगी तो वो जेली उत्तम नहीं मानी जाएगी, कम होगी तो भी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अवले निर्माण हेतु जेली में फल भाग कितना अंश होना चाहिए, ये भी 45% होना चाहिए। अभी आपको पहले बताया था जेम में FPO के अनुसार फल भाग कितना होना चाहिए, 45%। तो जेली में भी FPO के अनुसार 45% ही फल भाग होना चाहिए उसमें। उसके बाद बात करते हैं जेली ठोस व पारदर्शक होती है। अधिकांश विद्यार्थी यहाँ ही गलती करते हैं कि जेली और ठोस और पारदर्शक होती है, लेकिन जेली ठोस और पारदर्शक होती है क्योंकि जेली जमने के बाद ठोस रूप परिवर्तित करती है और जेली में पारदर्शिता होती है जिससे वो पारदर्शक कहलाती है। जेली में खटास तैयार होने के 5 से 6 मिनट पूरा मिलाते हैं इसमें अम्लता। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेली में या तैयार जेली में अम्लता कब मिलानी चाहिए, तैयार होने के 5 से 6 मिनट पूर्व। अवधि में पूछी जाएगा तो उसमें 5 से 6 मिनट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जेली निर्माण के में पैक्टिन रस प्राप्त करने हेतु फलों को पानी में कितने मिनट तक या कितने समय तक पकाना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 30 से 35 मिनट पकाने से ही जेली में फलों के टुकड़ों से
पैक्टिन रस पानी में आकर घुलने लगता है। इससे ज़्यादा तक देर तक पकाने से जेली में रस के साथ साथ फल भाग का गुद्दा भी घुलकर मिलने लगता है, इसलिए 30 से 35 मिनट पकाना उत्तम माना जाता है। उसके बाद अगर जेली का तापमान आप नोट करते हैं, ज्ञात करते हैं, 60 डिग्री तापमान होता है तो जेली का पीएच मान होता है 3.0। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जेली का पीएच मान होता है 3। और अगर तैयार जेली का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है तो जेली का तापमान होगा 3.5। और अगर पूछा जाए जेली का औसत पीएच होता है तो आंसर आएगा 3.2। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जेली का लाल रंग। तो जेली का लाल रंग कई विद्यार्थियों को मालूम होता है, कईयों को नहीं होता है। आपको पता होना जेली का लाल रंग होता है, यहाँ आप सामने लिखा है चर्निंग ऑफ शुगर। इसका मतलब होता है जिस देर तक अधिक आंच पर अगर जेली को पकाते हैं तो चीनी की मात्रा जेली में जलना शुरू हो जाती है पानी की मात्रा कम होने से, और वो जली हुई चीनी चिपकती है दीवारों की ओर पात्र के, और वो लाल रंग में बदल जाती है, तो उसको कहते हैं चर्निंग ऑफ शुगर। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जेली का लाल रंग होता है चर्निंग ऑफ शुगर के कारण। उसके बाद बात करते हैं ये इसके सामान्य गुण या विशेषताएं, जैसे दही के समान जमना, चाकू से काटने पर कांच के समान टुकड़ों में बढ़ जाना, जिस पात्र में रखी जाए उसका आकार ग्रहण कर लेना, ये जेली के या हिलाने पर कांपती रहे, स्पर्श करने पर अंगुली पे चिपके नहीं, ये जेली के आवश्यक गुण हैं या विशेषताएं हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि कौन सा फल उत्पाद दही के समान जम जाता है या चाकू से काटने पर कांच के समान टुकड़ों में बढ़ जाता है, या जिस पात्र में रखा जाए उसका आकार ग्रहण कर ले तो वो जेली होती है। और एक महत्वपूर्ण बात करते हैं जेली का रोना, व्हिपिंग जेली कहते हैं जिसको। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु, जेली का व्हिपिंग जेली का मतलब होता है कि कई बार जेली अच्छी तरह नहीं पकती, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा अधिक होती है, खटास अधिक होती है, या कम पकाने पर भी जेली होती है, तो जेली का रोना होता है। तैयार जेली में से अगर आप प्लेट में डाल के देखते हैं तो वो पानी जेली में से बाहर निकलना शुरू होता है, उसको कहते हैं जेली का रोना। तो इसका प्रमुख कारण है अधिक शक्कर की मात्रा, कम पकाना और अधिक अम्लता का होना। ये 3 प्रमुख कारण, इसका ध्यान रखना आपको कि व्हिपिंग जेली का प्रमुख कारण है अधिक शक्कर और अधिक अम्लता का होना और कम पकाना। ये 3 कारण आपको अलग अलग है, आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जेली में जो पैक्टिन रस प्राप्त होता है उसमें चीनी की जो मात्रा मिलाते हैं वो किस आधार पर मिलाया जाता है। तो इसमें आपको एक जेल मीटर का नामक चित्र बनाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, नीचे भी एक छिद्र होता है, एक ऊपर होता है, ये कांच का एक नली होती है। इसमें पैमाना होता है 1 से 1/4, 1, 3/4 और 1/2, ये इसका पैमाना है। इस पे नापने का तरीका होता है, नीचे अंगुली, छोटी अंगुली रख के पूरा ऊपर वाले छिद्र से जेली रस में, इसमें पैक्टिन रस को भर लेते हैं जेल मीटर में। भरने के बाद स्टॉप वाच से 1 मिनट तक रस को गिरने देते हैं। नीचे अंगुली हटा के स्टॉप वाच शुरू करते हैं, जहाँ पाठ्यांक आके अगर यहाँ रुकता है 1 मिनट तक रस गिरता है और यहाँ आपने बंद कर लिया, यहाँ पाठ्यांक आता है तो जेली में, उस जेली रस में पैक्टिन की मात्रा 1 मानी जाएगी। यहाँ रुकता है, पैमाना आके रुकता है रस गिरने से 3/4 और यहाँ 1/2। अगर आपके पैक्टिन रस की मात्रा यानी उस रस में पैक्टिन की मात्रा 1 से 1/4 है तो उसमें शक्कर की मात्रा 1 लीटर में आपको 1.25 किलोग्राम मिलानी पड़ती है, मिलाई जाती है। और अगर पैक्टिन की मात्रा 1 है पैक्टिन रस में, अगर उसकी प्रतिशत 1 आता है तो उसमें चीनी की मात्रा 1 लीटर में 1 किलोग्राम, और अगर 3 या 3/4 अगर आता है पैक्टिन रस की मात्रा तो उसमें 750 ग्राम 1 लीटर में, और अगर 1.2 आता है पाठ्यांक तो आपको 1 लीटर रस में 500 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। ये एक पैमाने के आधार पर आपको अंकित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 लीटर पैक्टिन रस में चीनी की मात्रा मिलाते हैं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए पैक्टिन रस के आधार पे ही चीनी की मात्रा मिलाई जाती है। अमूमन बस से आपको सबको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अब एक यहाँ आता है जेली बैग। जेली बैग का भी एक प्रमुख कार्य आपको पता होना चाहिए। ये एक नेट नुमा, जाल नुमा एक बैग होता है कपड़े का। इसमें इसका प्रमुख कार्य है पैक्टिन रस को छानना या निथारना। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने कई बार जेली मीटर पर पढ़ा है, जेल मीटर पढ़ा है, जेली थर्मामीटर पढ़ा है। जेली बैग का प्रमुख कार्य है पैक्टिन रस को छानना। जो आप फलों को पकाकर रस में घुल जाता है पैक्टिन, उसको जेली बैग से
निथारा जाता है, छाना जाता है, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ओके।